हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के सभी सेगमेंट से रिलेटेड होंगे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड स्टैटिक जीके। और आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप जरूर समझ सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। और ऑलरेडी 11 क्लासेज हो चुकी हैं इस सीरीज़ की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ हम आपको उससे जुड़ी हुई जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है हमारा हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो हमको यहाँ पर बताना है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो हमने देखा था जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, डिटेल में हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के बीच और भी जो अदर वंश है उनके बीच में संघर्ष चला था कन्नौज में शासन को लेकर। और इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी एक शासक थे दंतिदुर्ग। तो दंतिदुर्ग के द्वारा वहाँ पर स्थापना की गई थी इस राष्ट्रकूट वंश की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी से रिलेटेड। तो पॉलिटी से ये क्वेश्चन है संविधान सभा से रिलेटेड। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से खाली स्थान रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी जो हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें 389 सदस्य थे कुल, अगर हम संख्या कहें तो इसमें आपको बताना है कितनी यहाँ पर देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था संविधान सभा के अंतर्गत। वैसे अगर हम बात बता दें तो लगभग स्वतंत्रता के समय 562 कुल देसी रियासतें हमारे देश में मौजूद थी। और अगर हम बात करें वर्तमान में तो कोई भी देसी रियासत मौजूद नहीं है वर्तमान में, अगर हम अपने भारत देश की बात करें, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कुछ जो देसी रियासतें उनको भारत में मिला लिया गया, कुछ पाकिस्तान में विभाजन के बाद चली गई। तो यहाँ पर बात करें अगर हम संविधान सभा की, तो 93 जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था इस संविधान सभा के अंतर्गत। और इन देसी रियासतों को एकीकरण किया गया था किसके द्वारा? यहाँ पर हमारे उस समय हुआ करते थे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्हीं के द्वारा इन सभी देसी रियासतों का एकीकरण किया गया। और जिनमें 3 जो देसी रियासतें थी उनमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा इफर्ट करने पड़े यहाँ पर भारत को इन देसी रियासतों को मिलाने के लिए, जिनमें आप सभी ने सुना होगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कुछ अभियान चलाए गए, यानी पुलिस कार्यवाही के द्वारा और यहाँ पर शपथ पत्र में हस्ताक्षर के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा इन देसी रियासतों को भी भारत में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? यानी जो हमारा सोना होता है, चांदी होता है, उसकी शुद्धिकरण के लिए किस यहाँ पर अम्ल का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है यहाँ पर सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए। HNO3 इसका फार्मूला होता है नाइट्रिक अम्ल का, और एस्टिक अम्ल आपका होता है सिरका, फार्मिक अम्ल, उसके अलावा मैलेइक अम्ल अदर ऑप्शन में आपके लिए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से, इसे हम ले सकते हैं। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमारे या साइंस एंड टेक से रिलेटेड मान सकते हैं, या इसे स्टैटिक जीके का भी मान सकते हैं कि सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, या हम ये कह लें क्या नाम है। तो देखिए सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह था भारत के द्वारा जिसे लॉन्च किया गया, एक सैटेलाइट था जिसका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट नाम इसका रखा गया था क्योंकि जो आर्यभट्ट हैं ये फेमस एस्ट्रोनॉमर के नाम से इनको जाना जाता है। ये फेमस एस्ट्रोनॉमर है और इन्हीं के नाम पर भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया था। बनाया तो ऐसे इस उपग्रह को इसरो ने था, बट इसे लॉन्च किया गया था रसिया के द्वारा, यानी रसिया का जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से, स्पेस स्टेशन जो लॉन्च पैड है, यानी वहीं से हमने इसको लॉन्च किया था, रसिया से लॉन्च किया था, क्योंकि तब हमारे पास इतने ज़्यादा जो संसाधन है वो नहीं हुआ करते थे। आज हम खुद कैपेबल हैं जो सभी हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको स्वयं भेजने में, और खुद हम भी दूसरे की जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पर भेजते हैं, बट तब हम इतना सक्षम नहीं थे, इसीलिए हमने अपने पहले जो कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट इसको लॉन्च कराया था रसिया से। और रसिया ये सब ओपन रखता था, अपने जो फ्रेंडली स्टेट हैं उनके लिए एक्सेस एक प्रकार से हमको स्पेस का मिला करता था। तो आर्यभट्ट आपको नाम याद रखना, ये हमारे पहले उपग्रह का नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमारे लिए बना है जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड, और आपको बताना है निम्न में से किस भारतीय राज्य में
कुचिकल जलप्रपात स्थित है। तो ये एक वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स क्या होते हैं, बेसिकली जब नदी एक ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ पर एक वाटरफॉल बन जाता है, जलप्रपात बन जाता है। और उसी कई सारे जलप्रपात हम अपने देश भारत में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हें मैं आपको बताना है कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है कुचिकल जलप्रपात। और बात करें अगर हम इस वाटरफॉल की, तो ये किस नदी पर बना हुआ है, तो एक नदी है वराही रिवर, और इसी पर ये कुचिकल जलप्रपात बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर की ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है। और इसके साथ ही ये बन जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है कुचिकल जलप्रपात। 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वराही नदी पर ये वाटरफॉल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इस वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर, जिसका नाम है मकर विलक्कू। नाम में भी मकर है और मकर संक्रांति को ही ये जो फेस्टिवल है वो वहाँ पर मनाया जाता है। और मकर संक्रांति आने भी वाली है 14 जनवरी को। तो देखिए यहाँ पर ये जो वार्षिक उत्सव है ये आपका मनाया जाता है केरल के अंदर। तो केरल के अंदर इस वार्षिक उत्सव को मनाया जाता है जिसे मकर विलक्कू कहा जाता है, क्योंकि ये उधर की भाषा है, तमिल तेलुगु भाषा है वहाँ पर, मलयालम अगर हम इसे बात करें तो उसी का ये वर्ड है मकर विलक्कू। जैसे हम यहाँ पर उत्तर भारत में मकर संक्रांति मना रहे होते हैं तो उसी प्रकार से वहाँ पर मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का कहें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। आपको बताना है स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था तो उसमें वित्त मंत्री के पद पर कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों इंपॉर्टेंट, और आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो जो आर.के. शनमुखम चेट्टी हैं ये हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्रथम वित्त मंत्री थे। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण वर्तमान भारत में हमारी वित्त मंत्री हैं। तो वर्तमान में भी आपको याद रखना है, और फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट और वर्तमान ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बीच में कौन बना वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर एक और नाम आता है के.सी. नियोगी। तो देखिए कई बार हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं और हम के.सी. नियोगी टिक कर देते हैं, बट जो के.सी. नियोगी हैं ये वित्त समिति के प्रथम चेयरमैन थे। यानी जो वित्त समिति होती है, वित्त मंत्री की जो सहायता के लिए समिति का आयोजन होता है, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही ये वित्त समिति बनाई जाती है, और जिसके प्रथम चेयरमैन थे के.सी. नियोगी। उसके अलावा बात करें अगर हम सी.डी. देशमुख की, तो ये थे हमारे फर्स्ट आर.बी.आई. गवर्नर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो आर.बी.आई. के गवर्नर, अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें आर.बी.आई. के, तो वो कौन थे, वो थे सी.डी. देशमुख। और लियाकत अली खान पाकिस्तान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको बताना है कई सारी लेक्स भारत में पाई जाती हैं और कोल्लेरू लेक जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो आपको अगर याद रखना है तो आप इसके माध्यम से याद रख सकते हैं, इसमें भी कहा है और इसके आंसर में भी कहा है, यानी केरल की ये लेक है कोल्लेरू लेक। सॉरी, केरल की नहीं, ये आंध्र प्रदेश की लेक है। कोल्लेरू जो लेक है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि केरल में। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में जो अदर लेक हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें पुलिकट झील भी एक फेमस लेक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोल्लेरू लेक की, तो ये है हमारी फ्रेश वाटर लेक। उसके अलावा ये एक रामसर साइट्स भी है। तो रामसर साइट्स का दर्जा भी इस लेक को दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है ये केरल में ना होकर आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि कई बार हम केरल टिक कर देते हैं, बट ये सही आंसर इसका नहीं है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। और पुलिकट जो लेक है ये हमारी साल्ट वाटर लेक है। चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील अगर हम बात करें खारे पानी की झील में, तो वो है पुलिकट लेक। और जो श्री हरिकोटा, जहाँ से जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, वो इसी झील के पास स्थित है। यानी श्री हरिकोटा जो द्वीप समूह है वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और पुलिकट लेक को अलग अलग करता है। तो ये बात भी आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था।
देखिए सुभाष चंद्र बोस ने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, और वहाँ पर अलग अलग उसका नाम दिया था। जैसे कुछ अगर हम बात करें, जो पुरुष रेजिमेंट हुआ करती थी उसमें नेहरू के नाम से भी उन्होंने रेजिमेंट बनाई थी, और महिला रेजिमेंट का जो नाम था वो क्या हुआ करता था, तो उसका नाम होता था झांसी की रानी रेजिमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था, तो उसमें झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से महिला रेजिमेंट का नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्ड्सपर होते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। वैसे ही अगर बात करें तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, और थोड़ी सी इसकी भाषा है वो यहाँ पर थोड़ी सी जटिल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बट यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई सारी चट्टानें, 3 चट्टानें पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी में। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो बात करें अगर हम आग्नेय चट्टानों की, तो जो ज्वालामुखी क्रिया से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम कहते हैं क्या, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और इनके भी 2 पार्ट होते हैं आग्नेय चट्टानों की। एक बाह्य यानी जो लावा सतह पर, धरातल पर जो लावा जम जाता है उससे जो चट्टानें बनती हैं, और एक आंतरिक यानी मैग्मा के नीचे की जो परत होती है उसमें जो यानी लावा का जमाव हो जाता है, वहाँ पर जो चट्टानें होती। तो इनमें भी 2 पार्ट होते हैं। तो अगर बाह्य पार्ट की बात करें तो बाह्य पार्ट में आ जाते हैं आपके बेसाल्ट और इंडेसाइट। तो इंडेसाइट और बेसाल्ट जो 2 चट्टानें हैं ये पाई जाती हैं बाह्य आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत। और यहाँ पर आपको बताना है स्थूल कणिक यानी जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं उनमें कौन पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है यहाँ पर सही आंसर आपका ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक ऐसी स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्ड्सपर यहाँ पर पाए जाते हैं, और संगमरमर का यहाँ पर कोई भी तुक बनता नहीं है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी जगह से मिक्स लिए गए हैं और पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें अपनी जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जियोग्राफी स्पेशल की, और इसमें हम पढ़ रहे थे ओशिनोग्राफी के अंतर्गत, यानी ओशिनोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, और 4 से 5 लेक्चर्स इसके हो चुके थे। बट बीच में हमको इस सीरीज को बंद करना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम लाइंड अप थे। तो हमने सबसे पहले जो मिक्स्ड जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो यहाँ पर स्टार्ट की थी, जो कि आज भी चल रही है। तो ये भी बीच में चलती रहेगी, और साथ ही साथ अपनी जो जियोग्राफी की सीरीज है ओशिनोग्राफी की, इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फिर से हम इसको पढ़ेंगे और ओशिनोग्राफी पूरा करेंगे, और फिर जो अदर यूनिट्स हैं जियोग्राफी की उनको भी पूरा करेंगे, जिससे हमारी जियोग्राफी भी कंप्लीट होते रहे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।